370 तक नंबर पहुंचा है। कितना कितना पहुंचा है? 370। अधिकतम 370, 380, मतलब 370-72 की मुझे जानकारी है, तो मैं बता रहा हूँ 370-72 पहुंचा है। और हिस्ट्री में अधिकतम कितना गया है नंबर? 230, 235। ये स्केलिंग के कारण ही इतना गया। आप कितने भी बड़े हिस्ट्री के प्रोधा हो, कितने भी बड़े ज्ञाता हो, आपने सब क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा लिखा, आप ब्रह्मा ही क्यों ना हो हिस्ट्री के, लेकिन जब हिस्ट्री की मार्किंग ही 235 से बैरियर लग गया है कि स्केलिंग की वजह से 235 नंबर से ऊपर नहीं जाना है हिस्ट्री की मार्किंग, तो आप कहां पर अटक रह गए? 210, 220, 180, 190। और बॉटनी वाले का अधिकतम जा रहा 372, उससे कम 250 से ऊपर तो उनके सभी जाना है। किसी को 370, किसी को 360, की 350, 340, 320, 315, 298, 276, 275। उनके मिनिमम वाले के मिलेंगे आपको 275। इधर हिस्ट्री के टॉपर में भी नहीं मिलेंगे आपको 250। समझ में आया अंतर स्केलिंग का? यस सर। संस्कृत वाला सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट पाया 368 नंबर, 367, मैंने देखी मार्कशीट 367। लोक प्रशासन वाला पाया 242। वो भी सब नहीं, कोई विशेष स्टूडेंट, 100 में, 1000 में एक स्टूडेंट का कितना मिला, मतलब 1% की बात कर रहा हूँ कि जिसका लोक प्रशासन सब्जेक्ट है उसको अधिकतम कितना मिलेगा? 245। बाकी कितने? 130, 170, 210, 220, 212, 218। एक से एक धुरंधर स्टूडेंटों की बात कर रहा हूं मैं। कैसे स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं कि रास्ते चलते, जो सब्जेक्ट तक पढ़ाते हैं लोक प्रशासन, उनकी बात बोल रहा हूं। मुझे खुद 207 नंबर दिया था स्केलिंग की वजह से 2016 वाले में, मैंने इसलिए लोक प्रशासन छोड़ दिया था। तो कहने का ऐसे आप फिलॉसफी देख लीजिए, आपको शायद ही कोई बंदा ऐसा मिलेगा हिंदी मीडियम और आर्ट साइड के सब्जेक्ट में जिसे 250 नंबर, कोई शायद शब्द जोड़ रहा हूं मैं, शायद ही कोई। उधर आप बॉटनी संस्कृत वगैरह में देख लीजिए, एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम से देख लीजिए, नंबर मिलेगा आपको 350, 320। तो जो ये नंबर का गैप है, क्यों कितना बड़ा गैप हो जा रहा है सर? काफी गैप हो जा रहा है भाई, कम से कम 100 नंबर से ऊपर का गैप हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? जी सर। यस सर। अब आप बताइए, पीसीएस के एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में आपकी कोई गलती नहीं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी, सामने वाले की तैयारी कम अच्छी, आपकी बहुत ज्यादा अच्छी, लेकिन मार्किंग में बिगर स्केलिंग के कारण आपको कितने का घाटा लग गया? कम से कम 100 नंबर का। हम कहते 100 नहीं तो 70-80 का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। जी सर। अब आप बताइए, आप दूसरे स्टूडेंटों से 70-80 नंबर का घाटा सहेंगे, बैकफुट पर होंगे, तो क्या आप एसडीएम बन पाएंगे? नो सर। या बनेंगे भी तो और सब्जेक्ट जीएस बहुत टॉपर वाला कंडीशन में हो, मतलब भाग्य भरोसे बनेंगे, सीधी सी बात है कि सब जगह अच्छा नंबर आया हो, हिंदी में 115, 120, निबंध में ऐसे, जीएस में बहुत हाई तो वाले नंबर हो, यहाँ बहुत कम पड़ गए, तब तो बात अलग है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है। ऐसा कैसा होता है? रेयर चांस होता है। समझ में आई बात हमारी? यस सर। समझ में आया? तो इस बार का जो बदलाव है, जो सूचना है, वो ये है कि स्केलिंग लागू की जाएगी। और स्केलिंग लागू करने से होगा ये कि जो साइंस साइड वाले बहुत अंतर कर देते थे, अब अंतर उतना ज्यादा नहीं होगा। अंतर तो होगा, लेकिन कितना? 5, 10, 15, 20, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा अंतर नहीं होगा। और जो हिस्ट्री, लोक प्रशासन, ज्योग्राफी और सब्जेक्ट जो इधर डाउन हो जा रहे थे, 180, 220, 215, एक यहाँ पहुंचेंगे 250, 250, 260, 270 तक पहुंच जाएंगे। तो इधर एक उठेंगे, उधर वो सब्जेक्ट डाउन होंगे, मतलब एक बैलेंस की स्थिति आएगी, जो कि हम आपके लिए क्या होगी? लाभदायक। यस सर। समझ में आ रही बातें? क्यों? यस सर। जी सर। जी तो सर। ये बदलाव हो सकता है वैकेंसी में। अब बात आती है कि हमें तैयारी कैसे करना है, कैसे रूप देना है। तो देखिए, 2 चीजें हैं। अच्छा, अपने ग्रुप में कितने लोग हैं जो इस बार एग्जाम देना के लिए एज हो गई है, एग्जाम देना है? या कितने लोग ऐसे हैं कि जो अभी 1-2 साल जिन्हें एग्जाम नहीं देना है?
सर हम इसी साल एग्जाम देने वाले हैं। अच्छा गुड। सर मुझे भी देना है सर। हाँ जी मतलब सर। हाँ, तो मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें इस साल एग्जाम देना है। क्लियर ना? देखो जी सर। सर 12 जून को एग्जाम है, इसका मतलब ये मान के चलिए कि 12 मार्च हम मान लेते हैं नोटिफिकेशन की डेट, जबकि 12 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, शायद 6-7 तक आ जाएगा। समझ रहे बात को? जी सर। 7 को या 8 को भी आ सकता है, यदि 1-2 दिन बैक होंगे तो 7-8 को। उसकी वजह जान लीजिए, सरकार या कोई भी हो, नोटिफिकेशन बड़ा सोच समझ के निकाला जाता है कि ऐसा ना हो कि चुनाव के बीच में थोड़ा कम सीटें देखें शुरुआत में तो अंतर पड़ जाए चुनाव में। समझ रहे बात को? Yes sir, yes sir. है ना? तो है क्या कि वैकेंसी आना है, इसी हफ्ते आ जाएगी। बस ये समझिए कि मतलब कल नहीं आएगी तो अगले हफ्ते 7 तारीख के बाद 7-8 तारीख तक आ जाएगी, है ना? मतलब 2-4-10 दिन की, 12 तारीख तक तो हर हालत में आ जाएगी, 10 तारीख के पहले आ जाएगी, है ना? या तो कल परसों आ जाएगी, नहीं आएगी तो फिर आप मान लीजिए 8-9 तक तो आ ही जाएगी, 7 के बाद, है ना? अब देखो, तो आपको करना क्या कि फिर आपके पास 12 मार्च से लेके 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून, मतलब कितने दिन बचे? 90 दिन बचे। तो आपको करना ये है, जो तरीका होता है, इस समय आप अपना लगभग 70% टाइम प्री के एग्जाम में लगा देंगे। किस में लगा देंगे आप अपना 70% टाइम? प्री प्री के एग्जाम में। एग्जाम है है। ना? 70 से 75% टाइम किस में देंगे? अब आप प्री में देंगे। जो आपका बचा है 20 से 25% टाइम, 30% टाइम, उसको किस में देंगे? मुख्य परीक्षा के लिए देंगे। किसके लिए देंगे? मेंस मेंस के लिए सर। मेंस के के लिए। लिए देंगे, है ना? और जैसे ही आप 15 मई के लगभग आ जाएंगे या 12 मई, मतलब लास्ट का 1 महीना जब बचेगा, तो आप मेंस को समेट के रख देंगे। समेट के रखना समझ रहे हैं? किनारे रखना, है ना? जी सर। मेंस को एकदम किनारे कर देंगे। और किस पर फोकस होंगे आप? सीधा सीधा प्री पर। लगभग जब 1 महीना बचे आप प्री पर फोकस होंगे। तो आप कहें, अब बात करते हैं प्री के लिए हमें बुक कौन सी लेना है। देखो, जो चीजें पढ़ रहे हो वो ठीक है ना? आपको परीक्षा वाणी की बुकें लेना है। किसकी बुक लोगे? परीक्षा परीक्षा वाणी। वाणी। परीक्षा वाली की सर। हाँ, देखो पहले क्या होता था, मैं बता दूं, घटना चक्र के पूर्वावलोकन आया करते थे। ठीक है? देखे होंगे आपने घटना चक्र के पूर्वावलोकन। क्यों जी देखे सर किसी ने? हमारे पास है। जी सर। हाँ, जी सर। एक समय था 2017, हम कह सकते 18 तक, कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन जो पढ़ लेता था उसका प्री निकल जाता था। क्या सही कह रहे हैं ना? जी सर। Yes sir. 2019 से ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? सही कहा? Yes sir. 2019 से ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब कैसा हो रहा है? इसका तात्पर्य हुआ कि 2019 से क्या हो रहा है कि जो घटना चक्र के पूर्वावलोकन हैं, अब वो उतने कारगर नहीं रह गए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि निरर्थक हो गए, बात को समझिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि बेकार हो गए, आज भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके दम पर आप प्री पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले क्या होता था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते थे। लगभग 25 से 30% क्वेश्चन रिपीटेड होते थे, और या फिर उसकी आए हुए क्वेश्चन की इर्द गिर्द रहते थे। तो पूर्वावलोकन पढ़ने से क्या होता था कि हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते थे, उसकी व्याख्या पढ़ लेते थे, तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। क्यों? सही कहा ना? Yes sir. है ना? लेकिन अब क्या किया है आयोग ने 2019, 20, 21 इधर बीच में अपना ट्रेंड चेंज किया। क्या चेंज किया है? ट्रेंड चेंज कर दिया। ट्रेंड कैसे चेंज कर दिया? ट्रेंड का मतलब होता है कि हम जिस रूटीन पर चल रहे थे या जैसे करते थे एग्जाम, उससे अलग हो गए। तो ट्रेंड चेंज ये हो गया कि अब आए हुए क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जो सिलेक्टेड पोर्शन हुआ करते थे उनसे क्वेश्चन कम आने लगे। अब नई नई जगह से क्वेश्चन उठने लगे। क्या होने लगा? नई नई जगह से। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले जो है संविधान में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप मौलिक अधिकार पढ़ लेते थे,
कुछ गिने चुने अनुच्छेद पढ़ लेते थे, कहीं 110 धन विधेयक वाला, 112 पढ़ लिया आपने, 360 पढ़ लिया, 352 पढ़ लिया, 371 पढ़ लिया, इधर नीति निर्देशक तत्वों के कुछ पढ़ लिए जिसमें 40 पढ़ लिया, 44 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया, है ना। और इधर जो है आपने 24-25 मौलिक अधिकार वाले पढ़ लिए, वो अनुच्छेद 5वां और 11वां पढ़ लिया, इधर किसका, नागरिकता वाला, और 280 पढ़ लिया, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती, इधर बीच 152-53 पढ़ लिया। तो ऐसे में क्या होता था, कुछ गिने चुने अनुच्छेद पढ़ लिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए, आपके क्वेश्चन फंस जाते थे, सबके सब फंस जाते थे। अब पॉलिटी में क्या कर रहा है वो, अब वो आपको क्वेश्चन दे रहा, हाँ संविधान के स्रोत पढ़ लिए, 2-3 क्वेश्चन वहां से मिल जाते थे। अब क्या कर रहा है वो, अब आपको पूछ रहा है कि अनुच्छेद 87 बताइए, जो आपने पढ़ा ही नहीं। अब पूछ रहा है अनुच्छेद 117 बताइए, जिस पर ध्यान ही नहीं गया। हम 280 पढ़े हैं, वो कह रहा है 286 बताइए, 278 बताइए। हम पढ़े हैं 315 अनुच्छेद, वो कह रहा है 315 पूछ रहे नहीं, 311 बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले पूछे जाते थे, अब उनसे दूसरी ओर क्वेश्चन का पैटर्न जा रहा है। सब्जेक्ट वही है, पॉलिटी से ही, लेकिन अब पूछने का तरीका क्या हो गया है, बदल गया है। क्यों, सही कह रहे हैं ना, जिन लोगों ने एग्जाम दिया वो जानते होंगे इस बात को। जी सर। जी सर। क्यों, देखा आप लोगों ने बात, यस सर। कितने लोग सहमत हैं हमारी बात से, इससे, यस कह रहे हैं सर आप, है ना। यस सर। बिल्कुल। दूसरी बात, अंतर्वर्ग क्या आया, पहले मॉडर्न हिस्ट्री, आप मदर हिस्ट्री के 22 से 25 क्वेश्चन आते थे प्री के एग्जाम में, जानते होंगे जिन लोगों ने दिया एग्जाम, कितने 22 से 25 क्वेश्चन फिक्स होते थे। उसमें भी कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आधुनिक भारत के पढ़ जाते थे। आप आधुनिक भारत एस के पांडे पढ़ लिए या पूर्वावलोकन लगा लिए, सबके सब क्वेश्चन फंस जाते थे। और एंशिएंट से बहुत कम आते थे, थोड़ा बहुत मिडल से आते थे, ज्यादातर कहाँ से आते थे, मॉडर्न से। क्यों, सही कहा ना। यस सर। अब क्या हो रहा है, मालूम पड़ा इस बार उसने एंशिएंट ज्यादा पूछ दिया, आपको पता ही नहीं लगा कि अरे पढ़ते रहे मॉडर्न, पूछ लिए एंशिएंट, पूछ लिए मिडवल, पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था, वो पूछ रहा है जो उनकी कला, स्थापत्य कला, वो सॉरी उस समय की जो कलाएं वगैरह उनके बारे में, सांस्कृतिक आयामों के बारे में। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि अब वो पैटर्न नहीं रहा है जो पूछता था। अब भाई ये नए अध्यक्ष आए हैं, ये क्या करेंगे इसका नहीं कह सकते हम, समझ रहे बात को हमारी। यस सर। जी सर। जो नए अध्यक्ष हैं इनका क्या रवैया होगा, ये तो भविष्य की बात है ना, जब पेपर हो जाएगा हम तब जानेंगे भाई इनका रवैया क्या होगा, फिलहाल तो नहीं है ना ऐसा, है ना। तो इन चीजों को भी हमें समझना होगा, जानना होगा। क्लियर बात, किसी को कोई संदेह है यहाँ तक, नो सर। नो सर। है ना। तो जो हमारी स्टडी प्लानिंग हो वो इसके मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी बात, पहले ज्योग्राफी में क्या है, बड़ा सिलेक्टेड रहता था, खनिज संसाधन पढ़ लीजिए, आप नहरें पढ़ लीजिए, कौन सी किस संधि से जुड़ा हुआ है ये पढ़ लीजिए, कौन सी फसल में उत्पादकता में, पहले गेहूं की खेती कहाँ होती है, चना कहाँ होता है ज्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। क्यों, सही कहा, कौन सी दर्रा कहाँ पर है। अब वो ये नहीं पूछता, अब वो ऐसे ऐसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे जो आपको नॉर्मल में मिलेंगे ही नहीं। हर बार नई झील पूछ लेगा कोई, नई जल संधि पूछ लेगा जो ट्रेंड में ही नहीं है। क्यों, सही कहा। यस सर। तो ये चीजें आपको पूर्वावलोकन में नहीं मिलेंगी, ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, परीक्षा वाणी में मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी, परीक्षा वाणी। इसलिए आपको किसको पढ़ना है, परीक्षा वाणी को, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि घटना चक्र बेकार है, लेकिन परीक्षा वाणी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, समझ गए बात को। जी सर। यस सर। अगली बात सुनिए, इसी तरीके से पहले करंट के जो क्वेश्चन आते थे बड़े सिलेक्टेड होते थे, हम लोग गैस कर देते थे कि यहाँ से आएंगे, फंसते थे और बता दें। मतलब मैंने 20 पेज का मैटर बना दिया करंट का, तो आप ये मान के चलिए कि पहले 40-42 क्वेश्चन करंट के आते थे, 20 पेज का मैंने मैटर बना दिया, तो कम से कम उससे 35 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ये मेरा चैलेंज होता था, एक मेरा नहीं, जो भी अनुभवी व्यक्ति होते थे तैयारी के, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो भी अनुभवी थे, जिनको भी एग्जाम की समझ थी आयोग की, वो बना देते थे, उनके में फंस जाते थे। समझे बात को। यस जी सर। सर।
लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों? पहले तो पता रहता था पुरस्कार से पूछा जाएगा, खेलों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ चर्चित व्यक्तियों ने कोई किताब लिखी होगी, किताब से पूछ लेंगे, विदेशी यात्रा की होगी तो बहुत चर्चित, कितनी संधि हुए, किस समझौते। अब वो पूछ ही नहीं रहा। हाँ, और साथ में थीम, किस संधि का इसका थीम क्या था, इसका क्या था, अब नहीं पूछ रहा वो ऐसा। अब बड़ा ऐसे ऐसी चीजें पूछ रहा है जो हमें आपको मालूम ही नहीं। क्यों? समझ में आई बात? जी सर। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, इसलिए इस बदलते ट्रेंड के अनुसार भी हमें क्या करना होगा? चलना होगा। समझे? इस बदले हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। ठीक है? तो अब देखो करंट में क्या पढ़ेंगे उसे भी जान लीजिए। 2 मैगजीन में आपको सजेस्ट करूंगा, उससे फंस जाता है, आज भी यही यथार्थ है। एक आप घटना सार लेंगे, कौन सी लेंगे? घटनासार। घटनासार, पतली सी बुक आती है, उससे बहुत फंसता है। घटनासार, ठीक है, वो लास्ट में आती है, हर महीने नहीं आती है। समझे? यस सर। घटनासार। और दूसरी रहेगी घटना चक्र की दृष्टि के नाम से आती है, एग्जाम के टाइम पर देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी है। क्यों? जी सर। जी है? सर। घटनासार ले लेंगे और ये घटना चक्र की दृष्टि ले लेंगे। क्लियर? या आप मंथली पढ़ना चाह रहे हो तो भी मैं बताऊं, मंथली पढ़ना चाहते हैं आप तो आप पढ़ सकते हैं, पतली वाली क्रॉनिकल आती है। कौन सी आती है? क्यों? पतली वाली क्रॉनिकल सर। पतली वाली क्रॉनिकल से फंस जाता है। एक पतली वाली क्रॉनिकल आती है, 20-25 रुपए की आएगी, और एक पतली वाली arihant.com आती है 10-12 रुपए की। मतलब उस समय आती थी जब हम लोग इलाहाबाद में थे, 2-3 साल पहले। अब इस समय आती है कि नहीं आती है, नहीं मुझे पता। आती है सर। हाँ, तो arihant.com और पतली वाली क्रॉनिकल और पतली वाली arihant.com, इन 2 को पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये मंथली वाली है, ये कैसी है? मंथली। तो आप मंथली पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, वो आप वार्षिक पढ़ना चाहें तो जो पढ़ना ही पड़ेगा आपको वो घटनासार और घटना चक्र की दृष्टि। क्लियर बात? क्यों? जी सर। ओके सर। है ना? तो इन्हीं चीजों को आपको फोकस करना होगा। ये आपका करंट का इश्यू था। अब चलते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस समय चल रहा है। देखिए, इस समय रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। अब इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाते हैं। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय 2 बड़ी शक्तियां लास्ट में बची, मतलब बचे तो और थे लेकिन 2 बड़ी शक्तियां थी। देखिए, फर्स्ट और सेकंड वाले को ही लोग याद रखते हैं, फिर तो इसके बाद कई ठा होती है। समझ रहे बात को? क्यों? जी सर। एक था जी सर। अमेरिका और दूसरा था रूस। रूस ने क्या बनाया अपने ग्रुप को मिला के? सोवियत संघ। क्या बनाया था उसने? सोवियत संघ। सोवियत संघ थे। वो अमेरिका ने अपने आप को मजबूत करने के लिए क्या बनाया? नाटो। क्या बनाया? नाटो। तो एक तरफ नाटो या नाटो था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इसके बाद हुए इनमें शीत युद्ध। क्या हुआ इन देशों में? शीत युद्ध। शीत युद्ध। शीत युद्ध का मतलब होता है ऐसा युद्ध जो युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता। कैसा युद्ध? क्यों? कैसा युद्ध? जो युद्ध के मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि कहाँ लड़ा जाता है? बातों से, एक दूसरे को धमकियों से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। मतलब जैसे हमने आपको कहा कि हम उनको देख लेंगे, उन्होंने हमारे लिए कहा कि जैसे इस समय देखते हो ना, एक दूसरे को धमकी देना, लड़ेंगे नहीं, बल्कि कैसे करेंगे? शीत युद्ध, ठंडा युद्ध है, लड़ा गया नहीं, ये पेपर पर युद्ध होता है, मैदान में नहीं लड़ा जाता। क्या है? आपको इस युद्ध में लगेगा कि आप तो ये लड़के ही मानेंगे। कैसा लगेगा? कि आप तो लड़ जाएंगे, अब नहीं बचेगा कोई, संपूर्ण विनाश हो जाएगा, हथियार थम जाएंगे, लगेगा कि आप तो युद्ध होके ही रहेगा, लेकिन होगा नहीं। क्यों? समझ में आई बात? लगेगा ऐसा कि युद्ध होने वाला है, लगेगा होने ही वाला है,
वो एक दूसरे की तरफ बंदूकें तन जाएंगी, तोपे मतलब जो भी है हथियार, लेकिन युद्ध होगा नहीं। ये था शीत युद्ध। ये चला द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से लेके 1990 तक। कब तक चला ये? 1990। हाँ, इस बीच में क्या हुआ कि अमेरिका का संगठन मजबूत होता गया, रूस का संगठन क्या हुआ, कमजोर होता गया। कमजोर इतना ज्यादा हो गया कि वो नाटो का मुकाबला नहीं कर सका। किस रूप में कमजोर हो गया? पैसे में, आर्थिक रूप से। क्यों? क्योंकि दो विचारधाराएं हैं। जो अमेरिका और नाटो विचारधारा है वो कहलाती पूंजीवादी या व्यक्तिवादी विचारधारा, जो ओपन मार्केट को सपोर्ट करती है। और जो इधर रूस वाली सोवियत संघ थी, ये थी समाजवादी विचारधारा, जो कहती है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सरकार की ही भूमिका होना चाहिए। मतलब निजी क्षेत्र का विरोध, प्राइवेटाइजेशन का विरोध। तो जब एक टिक नहीं पाया, रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव के समय पर 1991 में रूस मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया और विश्व में कौन सा दौर आया? एलपीजी। कौन सा दौर आया? एलपीजी। एलपीजी का मतलब हुआ लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। किसका मतलब होता है? उदारीकरण। पी से होगा प्राइवेटाइजेशन, मतलब क्या है? निजीकरण। और एलपीजी मतलब जी से होगा ग्लोबलाइजेशन। क्या हो गया? क्या हुआ? एलपीजी से मतलब क्या हुआ? सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसका अर्थ क्या हुआ? वैश्वीकरण ये कहता है पूरी दुनिया एक बाजार है, जिसके पास जो हो वो पूरे मार्केट में लाए, बेचे, हमसे खरीदे, हमें बेचे, इसी में भला है। ये क्या है? वैश्वीकरण। उदारीकरण क्या है? जो सरकारी नियम हैं, जो उनमें कठोरता है, उनको क्या किया जाए? उदार बनाया जाए। उदार कैसे बनाया जाए? जिससे व्यापार करने में, बिजनेस करने में क्या हो? आसानी हो, प्रतिबंध ज्यादा ना हो। ये उदारीकरण है। निजीकरण क्या है? सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, सरकार से चीजें छीन ली जाए या सरकार से लेके किसको दे दी जाए? प्राइवेट क्षेत्र को दे दी जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? निजीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर क्या था? फोकस किया गया था। समझ में आई बात? क्यों क्या समझ में आ रहा है ये बात? जी सर। है ना? तो ये दौर आया। इस दौर में सोवियत संघ कमजोर हो गया, अमेरिका इतना ताकतवर हो गया कि उसका संपूर्ण विश्व में प्रभाव हो गया। जब इसका सोवियत संघ के जो मित्र थे उस समय के, उन्होंने किसका ग्रुप ज्वाइन कर लिया? अमेरिका का ग्रुप। नाटो में शामिल हो गए। किस में शामिल हो गए? नाटो में। नाटो। तो जो रूस बचा था अकेला, तो रूस के आसपास के देश जब नाटो के सदस्य बन गए तो रूस के और कमजोर होता गया। यूक्रेन भी रूस का मित्र था। क्या था? यूक्रेन रूस का मित्र था। इसने भी कहा कि हमें भी नाटो में मिलना है। किसमें मिलना है? नाटो में। और इसकी सीमा, इसका बॉर्डर किससे मिलता जुलता है? रूस से। और इस देश में काफी लोग रूस वाले रहते हैं, रूस के लोग रहते हैं, है ना, या रूसी प्रजाति के लोग रहते हैं। इसने कहा हमें नाटो में। रूस ने इसको एक क्षेत्र गिफ्ट में दिया था जिसका नाम था क्रीमिया। क्या दिया था? क्रीमिया। क्रीमिया दिया था। तो यूक्रेन ने कहा कि हमें तो अमेरिका के नाटो ग्रुप में शामिल होना है, क्रीमिया भी उसी में चला जाएगा। तो इसने मना किया। किसने? रूस ने कहा कि हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तुम यदि नाटो में शामिल हो जाओगे तो इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी नाटो हैं वो अपनी मिसाइलें, अपने हथियार कहाँ रख पाएंगे? यूक्रेन तक, क्योंकि वो उनका दोस्त है। वहां तक हथियार आ जाएंगे तो किसको खतरा होगा इससे? रशिया को। होगा कि नहीं होगा खतरा? भाई जैसे आप ही बताइए, आपके घर से किसी का घर जुड़ा हो और आपके दुश्मन को वो कहे कि हमें अपना दोस्त बनाना है, अपने छत पर उसे पार्टी देना है, अपने घर में बैठाना है, अपने हथियार रख सके वो बगल में, वो आपको उससे छत जुड़ा हो, तो आपको खतरा होगा कि प्रसन्नता होगी? ये बताइए। सर खतरा होगा। सर खतरा ही होगा। तो रूस को भी खतरा हुआ।
और जब रूस को खतरा हुआ तो उसने पहले प्रेम से समझाया, नहीं माना। 2014 में उसने जबरदस्ती क्रीमिया को छीन लिया। किसको छीन लिया उसने? क्रीमिया को। क्रीमिया क्या था? रूस ने क्षेत्र था, किसको? यूक्रेन को। उसने क्रीमिया को उससे छीन लिया और उसके जहां जहां लोग रहते थे वहां उसने विद्रोह भड़का दिया 2014 से। लेकिन वो फिर भी समझाता रहा, लेकिन ये नहीं माना। इस समय तक जो रूस के सहयोगी राष्ट्रपति वहां बैठे थे, 2019 में उन्हें भगा दिया गया। किसको भगा दिया? विक्टर यानुकोविच, जो रूस के समर्थक थे। और उनकी जगह पर कौन आया? जेलेंस्की, जो आया ना अभी बना है। क्यों? जी सर। जी ये सर। आए और ये थे कॉमेडियन। क्या थे? कॉमेडियन, हीरो, नाटककर्ता थे। इन्होंने एक मूवी की हुई थी, एक वेब सीरीज, एक नाटक किया था कि राष्ट्रपति का रोल किया था। तो इनके माइंड में वही चीज भरी थी कि राष्ट्रपति हीरो होता है, ऐसा कर सकता है। तो इनकी सोच ये थी कि रूस से हम दूर चले जाएं, नए नए दोस्त बना लें, पुराने दोस्त को भूल जाएं, अमेरिका हमारा दोस्त। अच्छा, अमेरिका ने क्या किया? कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम लड़ो। किससे? रूस से। तुम बिल्कुल मत डरो, हम 28-30 देश हैं नाटो में, हम 30 मिलके आ जाएंगे तो रूस तो भागा भागा फिरेगा। हम तो हैं, पैसा भी देंगे, हथियार भी देंगे, सेना भी देंगे, लड़ेंगे भी तुम्हारी तरफ से। किसने कहा है ऐसा? यूक्रेन से नाटो और यूएसए ने। कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल कहा। तो उसके भाव बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वो तो कॉमेडियन था, हीरो था, उसे राजनीति का तो अनुभव था नहीं। क्यों? किसी हीरो को प्रधानमंत्री बना दे तो वो क्या जाने राजनीति के दाव पेंच। तो उसे तो अनुभव था नहीं। इन देशों ने उसे चढ़ा चढ़ा के क्या किया? लड़ाई करवा दी। किसमें? यूक्रेन और रूस में। जब लड़ाई होगी तो इससे देखो अमेरिका का क्या फायदा है। अमेरिका को लड़ना तो है नहीं है, नुकसान रूस का भी होगा और यूक्रेन का। तो दोनों पुराने दोस्त हैं, अमेरिका दोनों पे चढ़ रहा था, यूक्रेन से भी रूस से। तो नुकसान दोनों का हुआ, तो फायदा किसका हुआ? अमेरिका का। एक चीज, अब रूस पर इतने प्रतिबंध लग जाएंगे तो वो कमजोर होगा आर्थिक रूप से, उसका नुकसान होगा लड़ाई में। तो किसको फायदा होगा? अमेरिका को। जब लड़ाई ज्यादा बढ़ेगी तो हथियारों की बिक्री होगी कि नहीं? जी सर। पूरे विश्व में लोग हथियार खरीदेंगे कि नहीं? भैया हमें हथियार लेने दो, नहीं तो हमारे यहाँ खतरा हो जाएगा, हमारे यहाँ खतरा हो जाएगा। इसी दौरान ये लोग न्यूज में निकाल देंगे बांग्लादेश को पाकिस्तान से खतरा, श्रीलंका को हिंदुस्तान से खतरा। तो वो कहेंगे भैया खतरा है, पैसा, हमें हथियार खरीदना है। तो हथियार का मार्केट किसके पास है? अमेरिका के पास। किसके पास है? अमेरिका। यूएसए। तो हथियार खरीदने किसके पास जाएंगे? अमेरिका। अमेरिका जाएंगे तो फायदा किसका होगा? अमेरिका का। अमेरिका। बनिया है वो, तो बनिया है। सिर्फ एक शब्द जानो, अमेरिका बनिया है। बनिया नेता, नेता भी है और बनिया भी है। लड़ाई करवाओ, कभी वो नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान में सुलह हो जाए, क्योंकि भारत भी हथियार खरीदेगा रूस। ये बताओ कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, और जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा हो तो हम वही करेंगे। एक जैसे मछुआरा हो, मछली पकड़ता हो, और वहां के लोग शाकाहारी हो जाए तो उसका मछली का धंधा बंद हो जाएगा कि नहीं? तो वो क्या चाहेगा? लोग मांसाहारी हो। सिर्फ पुराने जमींदार वाला सिस्टम की दो लोगों को लड़ाने के बाद कि हाँ आप लड़ो लड़ो लड़ो, ठीक है, अच्छा हाँ, ये जमीन बिल्कुल। लिख दो मेरे नाम पे, आप लड़ो, मैं दे रहा हूँ पैसा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये पुराना जमींदार ही है, ये मान लो। ठीक है, तो ये थी कहानी, इसी में उलझा दिया। इसी से रूस का भी, वो अमेरिका का भी फायदा है और चीन का। चीन का कैसे फायदा है? देखो, अमेरिका पहले नंबर का है, रूस चीन दूसरे पोजीशन पर, रूस तीसरी पे। तो रूस यदि लड़ेगा अमेरिका इससे, रूस से अमेरिका, तो रूस कमजोर होगा, अमेरिका। तो किसका लाभ होगा? चीन का। क्यों लाभ होगा? क्योंकि थर्ड पोजीशन वाला कमजोर हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन वाला, तो दूसरी पोजीशन वाले को लाभ होगा कि नहीं? क्यों? जी सर। जी सर। हमारा जो पीछे लगा भी हमसे दूर हो गया, जो आगे चल रहा था वो भी हमसे दूर हो गया। देखो, ये था एक कॉन्सेप्ट। दूसरा मैंने कहा था एक कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि परमाणु हथियार युद्ध कराते नहीं, युद्ध रोकते हैं। ये सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। क्यों? यदि यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता तो क्या रूस हमला करता? नहीं करता।
क्यों? जी सर। जी सर। यदि इतनी यूक्रेन के पास सर इतनी इजीली तो नहीं करता, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का करता रीजन है क्या है कि वो रुकी रहती है। ये बताओ सीधा सीधा, रूस पर क्यों हमला नहीं हो रहा नाटो के द्वारा? क्योंकि वो किससे डर रहे हैं? परमाणु हथियार। न्यूक्लियर। जी सर। डर रहे कि नहीं डर रहे? जी सर। यदि जी सर। रूस के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो उसे कुचल देता कि नहीं? जी सर। तो यूक्रेन के पास परमाणु बम होते तो क्या रूस उससे लड़ता? नहीं लड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि परमाणु हथियार युद्ध बढ़ाते हैं, बात सही है, होड़ बढ़ती है, हथियार अच्छे नहीं होते, लेकिन परमाणु हथियार युद्ध रोकने का भी काम करते हैं। अब आप देखिएगा इस युद्ध के बाद विश्व में सब देश चाहेंगे परमाणु हथियार बना लें। अब आपको बताऊं, उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बना लिया, पूरे संसार भर दुश्मन है, अमेरिका, नाटो सब दुश्मन है उसके के नहीं है, लेकिन किसी की हिम्मत होती है उसको आक्रमण करने की? उत्तर कोरिया, क्यों नहीं पड़ती ना? नहीं सर, सिर्फ सैंक्शन लगाते रहते हैं, बाकी और हाँ, कुछ नहीं। सैंक्शन से कमजोर चाहे उतना कर देंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। ठीक है, तो परमाणु बम हथियार रोकने का भी काम, वो सॉरी युद्ध रोकने का काम करते हैं। क्लियर बात? जी सर। जी सर। है ना? तो इन्हीं चीजों को समझना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब हम सर से डिसाइड कर लेंगे कि अगली क्लास कब होगी। आज तो एक सामान्य चर्चा थी, फिर हम लोग एथिक्स को आगे बढ़ाएंगे। ये बताओ आज की क्लास में मजा आया कि नहीं? मतलब अच्छी लगी कि नहीं? जी सर। जी सर। तो काफी समय बाद बातचीत हुई थी और आगे हम लोग चर्चा करते हैं, है ना? 10 तारीख तक, जब तक चुनाव भी थोड़ा सा निपट जाए, थोड़ा मार्च में व्यस्तताएं भी रहती हैं ट्रेजरी में, और इधर इलेक्शन की भी बड़ी जिम्मेदारी थी, मतगणना प्रभारी भी हैं झांसी से, है ना? तो ये व्यस्तता रही, तो थोड़ा सा टाइम निकल जाए, उसके बाद जैसे जैसे समय मिलेगा हम जरूर आपके लेक्चर लेंगे, है ना? तो चलिए फिर आज सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अपना सर गुड नाइट सर।